नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम इंडियन नेवी भारतीय जल सेना के बारे में एक विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम देखेंगे उसकी एक ब्रीफ डिटेल देखेंगे, हम उसकी हिस्ट्री को देखेंगे इंडियन नेवी की, फिर उसका प्रेजेंट सेटअप देखेंगे, फिर इंडियन नेवी कौन कौन से वेपन्स या फिर शिप्स उनके ट्रांसपोर्टेशन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करती है, फिर उनका जो एविएशन आर्म होता है उनमें इंडियन नेवी के पास कौन कौन से ऐसे हेलीकॉप्टर्स होते हैं या फिर एयरक्राफ्ट्स होते हैं, उस बारे में भी देखेंगे। फिर इंडियन नेवी कौन कौन से वेपन्स यूज करती है, इंडियन नेवी के हेडक्वार्टर्स और कमांड कहाँ कहाँ पर लोकेटेड देश में, ये देखेंगे। फिर इंडियन नेवी में जितने भी रैंक्स होती है ऑफिसर्स की तथा नॉन ऑफिसर्स की रैंक, उसके बारे में भी हम देखेंगे। और फिर इन्होंने किन किन युद्धों में अपनी भूमिकाएं निभाई है, इस बारे में भी देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो भारतीय जल सेना एक प्रकार की मल्टी डायमेंशनल और नेटवर्क फोर्स है, जो कि एक हाई स्टैंडर्ड और हमेशा अपने आप को तैयार रखती है कि हर एक वक्त जब भी देश की मैरिटाइम सिक्योरिटी या मैरिटाइम इश्यूज हो, तो ये भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। फिर इंडियन नेवी का कार्य होता है कि हाँ, वे हमारे समुद्र तथा जो वाटर लैंड मास है, वाटर बॉडीज, उन सभी को सेफ गार्ड करे, वाटर बॉर्डर्स को सेफ गार्ड करे। अब जानते हैं क्या हिस्ट्री है। हमारे भारत के जो कोस्ट लाइन एरिया है, समुद्र तट का जो एरिया है, वो लगभग 7,500 किलोमीटर का है, जिनमें मेनलैंड एरिया है वो है लगभग 5,422 किलोमीटर और आइलैंड टेरिटरी है 2,100 किलोमीटर। तो हमारे पास एक बहुत ही समृद्ध मैरीटाइम हिस्ट्री है। तो ऋग्वेद में जो भगवान वरुण है, इन्हें समुद्र के देवता कहा गया है और इस बात का उन्हें ये माना गया कि वरुण देवता के जरिए हमें एक आम आदमी को समुद्र के जितने रास्ते होते हैं, ओशन के रूट्स, उनके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हुई और इन्हीं ज्ञान का उपयोग करके हम अपने नौकायानों को, हमारे जहाजों को दूर दूर तक पहुंचा पाए। फिर जो दुनिया का पहला टाइडल डॉक है वो माना जाता है कि लोथल में बना लगभग 2300 बीसी में, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट है। फिर एक रोमन राइटर है प्लिनी, उन्होंने कहा कि जो भारतीय ट्रेडर्स हुआ करते थे वो एक बहुत ही बड़े मात्रा में रोम से गोल्ड सोने आयात करते थे और फिर उसके बदले उन्हें कुछ पेमेंट करते थे। पेमेंट में उन्हें प्रदान करते थे कुछ कीमती पत्थर, फिर जानवरों की स्किन्स देते थे, कपड़े देते थे, स्पाइसेस, भारत हमारे स्पाइसेस के लिए जाना जाता है, सैंडलवुड्स के लिए जाना जाता है, परफ्यूम्स, हर्ब्स और इंडिगो। फिर लगभग 5वीं से 10वीं सदी के मध्य में विजयनगर एम्पायर और कलिंग एम्पायर ने एक बहुत ही बड़ी मात्रा में हमारे नेवल स्ट्रेंथ को बढ़ाया और उन्होंने अपना साम्राज्य भारत के मेनलैंड से दूर मलाया, सुमात्रा और वेस्टर्न जावा तक फैलाया था। फिर मुगल की दौरों में भारत का जो मैरीटाइम फोर्स है उसमें एक तरीके की कमी देखी गई, क्योंकि मुगलों का जो एक बड़ी मात्रा में जो उनकी रेवेन्यू हुआ करती थी वह लैंड रिसोर्सेस से हुआ करती थी। तो इसी मैरीटाइम की जो हमारे समुद्रों की स्ट्रेंथ है, समुद्री मिलिट्री की जो स्ट्रेंथ है, उसमें जब कमी आई तो इसका फायदा उठाया यूरोपियन वहाँ के साम्राज्यवादों ने इसका फायदा उठाया और उन्होंने समुद्र के रास्तों में अपनी पकड़ जमानी शुरू की और उसके जरिए भी ये भारत में सेटल होना शुरू किए।
और अंत में उन्होंने हमें गुलाम। फिर जो मैरीटाइम एक्टिविटीज है उनमें यूरोप में माना जाता है कि वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया यूरोप से भारत का रास्ता। तो उस वक्त जो पोर्टुगीज थे वो ऐसे पहले यूरोपियन हुए जिन्होंने समुद्र का मार्ग अपनाया और भारत के साथ ट्रेड करना शुरू किया। फिर उसके बाद डच आए, ब्रिटिश और फ्रेंच आए। हालांकि ब्रिटिश ने सारे यूरोपियन पावर को हरा डाला और अंत में ये आखिरी यूरोपियन पावर बन के रह गई जो कि जिन्होंने अब लंबे वक्त तक भारत में राज किया। फिर जो मराठा थे उन्होंने एक बहुत ही अच्छी टक्कर दी ब्रिटिश को। मराठा नेवी ने ब्रिटिश के खिलाफ एक बगावत छेड़ी और उन्हें हर संभव रोकने का प्रयास किया। तो इनका एक अच्छा स्टैंड, अच्छी एक पकड़ हुआ करती थी इंडियन कोस्ट में। हालांकि मराठाओं के ऊपर कांस्टेंट मुगलों का अटैक होता गया और उनके पास शुरुआत में कोई नेवी नहीं हुआ करती थी। तो शिवाजी राव भोसले, शिवाजी महाराज कहा जाते जिन्हें, तो वो एक पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने नेवी की पावर को समझा। फिर उनके बाद जो कन्होजी आंग्रे हैं, इन्होंने सरकार की पदवी को संभाला जो कि एक एडमिरल के बराबर होती है। ये मराठा फ्लीट की के एडमिरल के रूप में जाना जाता है कन्होजी आंग्रे को 1699 में। फिर जो कन्होजी और उनके सहपाठी थे उन्होंने उनके बहादुरी की किस्से आज भी मैरीटाइम हिस्ट्री में दर्ज है। हालांकि आंग्रे जी की मृत्यु हो गई 1729 के। उसके बाद एक तरीके का लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो गया और जिसका फायदा यूरोपियंस ने उठाया। फिर अंत में ब्रिटिशर्स ने मराठा साम्राज्य में कब्जा कर लिया, साथ ही साथ पूरे भारत में कब्जा कर लिया। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री को देखते हैं। तो इसकी शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के ने जब सूरत में आगमन किया 1812 में, तब ये ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साथ कुछ इंडियन नेवी के ग्रुप को लेके आई, नेवल शिप्स के ग्रुप को अपने साथ लेके आई। हालांकि उन्होंने एक कॉम्बेटेंट या फिर योद्धा का दर्जा हासिल करना शुरू किया 1 मई 1830 में, जब उन्हें लॉर्ड हाई एडमिरल ने एक प्रकार का वारंट जारी किया और इसके बाद ये ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गए और इंडियन नेवी के रूप में जाने लगे। फिर इसका रीनेम किया गया हर मैजेस्टीज इंडियन नेवी 1858 में। 1858 वो है जबकि इसके एक साल पहले 1857 में भारतीय सैनिकों ने इनके खिलाफ बगावतें की थी। फिर उसके बाद से इन्होंने अपने रिस्ट्रक्चर करना शुरू किया अपने आप को। फिर इनका नाम बदल के रखा इन्होंने बॉम्बे मैरीन, इंडियन मैरीन, रॉयल इंडियन मैरीन और रॉयल इंडियन नेवी। फिर फाइनली इसका नाम आजाद भारत में इंडियन नेवी रखा गया 1950 में। तो रॉयल इंडियन मैरीन को 1892 में बनाया गया था। फिर वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान इस RIM को बहुत से टास्क असाइन किए गए, जैसे कि मरीन का सर्वे करना, फिर लाइट हाउस का मेंटेनेंस करना, जो इनके ट्रूप्स होते हैं सैनिकों का दल होता है, इन्हें ट्रांसपोर्ट करना। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के शुरुआती दौर में रॉयल इंडियन नेवी ने समुद्री मार्गों में अपने स्क्वाड्रंस को ले जाना लाना शुरू किया। इसमें एक 6 एस्कॉर्ट वेसल्स हुआ करती थी इनके पास। साथ ही साथ इन्होंने एक अपनी जिम्मेदारी संभाली ताकि ये लोकल नेवी है उसके थ्रू इंडियन सब कॉन्टिनेंट का डिफेंड करे। फिर आज़ादी के बाद रॉयल इंडियन नेवी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, इंडिया और पाकिस्तान।
जो इंडियन नेवी के पास के हिस्से में आया लगभग 32 वेसल्स और उसके साथ ही 11,000 पर्सनल्स। फिर रियर एडमिरल थे जॉन टेलबोट सेविग्नैक हॉल। इन्होंने ये आजाद भारत के पहले कमांडर इन चीफ बने नेवी के। तो हमें याद रखना ये नाम, रियर एडमिरल जॉन टेलबोट सेविग्नैक हॉल, रियर एडमिरल जॉन टेलबोट सेविग्नैक हॉल। फिर इसके बाद 1958 22 अप्रैल को वाइस एडमिरल रामदास कटारी ने को एज अपॉइंट किया गया चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ इंडियन नेवी, एडमिरल रामदास कटारी। फिर 1972 से 4 दिसंबर को नेवी डे के रूप में बनाया जाता है। ये उस दौर को याद कर दिलाता है जब इंडियन नेवी ने 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में एक अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सफल पूर्वक बहादुरी भरा एक्शंस लिए थे। इन्होंने अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल तथा में अपने जहाज़ों के थ्रू पाकिस्तान की जहाज़ों को नष्ट किया। साथ ही साथ इन्होंने कराची हार्बर के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक मिसाइल अटैक किया था। उस अटैक से कराची हार्बर में जितने भी इनके वो ऑयल के स्टोरेज जो करते थे वो पूरी तरीके से जल के तहस महस हो गए थे और 2 महीने तक लगभग वो इनका कराची पोर्ट जलता रहा। और ये पूरा उनका मार्ग पूरी तरीके से पाकिस्तान का कराची पोर्ट बंद हो चुका था। फिर 1971 के ये की बात है ये। तो ये उस वक्त भारत के नेवी के जितने भी शहीद हुए जवानों को याद करने के लिए तथा उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए 4 दिसंबर को नेवी डे के रूप में मनाया जाता है। अब जानते क्या रोल था इंडियन नेवी का, क्या रोल है प्रेजेंट में। अब देखते मिलिट्री रोल। इनका एक ये मिलिट्री रोल ये है कि ये उपयोग करना बल का समुद्र में या फिर तट तट वाले एरिया में। फिर इसमें इनके बल में आ सकते हैं मैरीटाइम पावर का उपयोग करना, ताकि ये जो जितने भी शत्रु है उन्हें ऑफेंड करें ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए, ताकि उन्हें हमारे भारतीय टेरिटरी से दूर रखा जा सके। फिर हमारे ट्रेड्स व्यापार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और कभी कभार जब बाहर के दुश्मन जब हम पर हमला करते तो हमें डिफेंड करने के लिए। साथ ही साथ ये हमारे खुद के फोर्सेस को भी सुरक्षा प्रदान कर सके, सिक्योरिटी प्रदान कर सके, हमारे टेरिटरी, हमारी जमीन को, हमारे तट को तथा हमारे जो क्या हुआ समुद्र वो जो हमारे सी लाइन है, नेवल मास है, उन्हें प्रोटेक्ट कर सके, हमारे व्यापार को बचा सके। हम जानते हैं क्या इनका डिप्लोमेटिक रोल है। तो नेवल डिप्लोमेसी एक प्रकार की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होती है। इसका ये मकसद होता है कि हम अपने हमारे नौसेना बल का उपयोग करें ताकि हम विदेशी पॉलिसीज को हमारे फेवर में ला सके। साथ ही साथ डिप्लोमेसी का उपयोग करके हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय देशों से दोस्ती बना सके तथा हमारे अंतर्राष्ट्रीय कॉपरेशन, दूसरे देशों के साथ हमारा जो बॉन्डिंग होती है, कॉपरेशन होता है, उन्हें इस एक प्रकार की मजबूती प्रदान कर सके। और साथ ही साथ एक प्रकार का एक मैसेज देने की भी कोशिश होती है कि जो भी हम पे नज़र उठाए उनके खिलाफ हम हमेशा तत्पर रहेंगे। साथ ही साथ एक नेवी का एक बहुत बड़ा पर्पस होता है कि डिप्लोमेटिक रोल भी अदा करता है।
ताकि हम अपने मैरीटाइम इन्वायरमेंट को हमारे फेवर में शेप कर सके और हमारे नेशनल इंटरेस्ट को भी। अब क्या हमारा कॉन्स्टेब्यूलरी रोल होता है, तो सबसे प्रथम हमारा नेवी का रोल होता है कि ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे और मैरीटाइम सिक्योरिटी को और अधिक मजबूत बनाए। फिर इसके बहुत से एलिमेंट्स होते हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। फिर इनके पास बहुत से अन्य टास्क होते हैं, जैसे कि लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन में ये भूमिका निभाते हैं ताकि ये समुद्री जो ओशियन मास होता है उनमें एक प्रकार का गुड ऑर्डर मेंटेन कर सके, वहाँ की किसी प्रकार का तनाव ना हो, इसे वो इंश्योर करे। फिर कोस्टल सिक्योरिटी को बढ़ावा देना और ओवरऑल भारत की मरीन मैरीटाइम सिक्योरिटी को भी मजबूत रखना। फिर इनका क्या बेनाइन रोल है, तो इंडियन नेवी के का जो रोल है उनमें आता है डिजास्टर, आपदा आपदा के वक्त लोगों को राहत पहुंचाना, फिर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जब कोई जहाज घूम गया हो या फिर कोई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो, जहाज डूब रहा होगा, तो उन जहाजों में सवार आम नागरिकों को की जान सुरक्षा बचाना, उस जहाज डूबते हुए जहाज को बचाना। फिर जो ऑर्डिनेंस होते हैं उनका डिस्पोज करना सेफ तरीके से। फिर सर्वे में भी ये भूमिका निभाते हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वे में भूमिका निभाते हैं। फिर सैल्वेज ऑपरेशन में एक्टिव रहते हैं। अब हमारे भारतीय नेवी का मोटो है शाह शाह नो वरुण, जो कि एक संस्कृत का फेस है। इसका ये अर्थ है कि मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस, कि हे भारत हे जल के देवता हम पर सदैव कृपामान बने रहे। अब हम इनके इंसिग्निया को देखते हैं, तो ये एक भारत का इंडियन नेवी का सफेद झंडा होता है, जिसका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे इंडिया का फ्लैग होता है, और ये इन चारों क्वाड्रेंट को एक रेड बॉर्डर से डिवाइड करता है, जिसके बीच में सत्यमेव जयते अशोक अशोक का चिन्ह होता है। फिर 1950 से 2001 के मध्य में भारतीय नौसेना ने अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की कोशिश की गई। इन्होंने अपने इंसिग्निया में भी बदलाव किए। तो जो ब्रिटिश नेवल इंसिग्निया हुआ करता था उसमें उन्होंने यूनियन के फ्लैग को रिप्लेस करके वहाँ पर भारत का तिरंगा लगाया। फिर 2001 में इस झंडे को बदल करके इसमें एक वाइट इंसाइन प्रोवाइड किया गया, जिसमें कि इंडियन नेवी का क्रेस्ट बना होता है। 2014 में हमने हमारे नेशनल मोटो सत्यमेव जयते को इसमें ऐड किया गया। ये हम देख सकते हैं, सत्यमेव जयते लिखा है। और ये जो क्रेस्ट है ये एक प्रकार का प्लस साइन है, ये इंडियन नेवी का क्रेस्ट है। अब देखते क्या है भारत के इंडियन नेवी का ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि जानते हैं कि संवैधानिक तौर से जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो सुप्रीम कमांडर माने जाते हैं भारत के तीनों सर्विसेज के। अब जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है उसे हेड किया जाता है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के द्वारा, जो कि एक एडमिरल की रैंक के 4 स्टार जनरल होते हैं। तो इनका कार्य होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर सके, साथ ही साथ जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती है इनमें भी ये एक लीडरशिप की भूमिका निभाते हैं। फिर हमारे ये कहाँ मौजूद होते हैं, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर में ये
इनकी सीट होती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। उनको असिस्ट करने के लिए वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का प्रबंध होता है, और इसके साथ ही साथ 3 अन्य प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर होते हैं, जिनमें होता है डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, फिर चीफ ऑफ पर्सनल और चीफ ऑफ मटेरियल। अब जो इंडियन नेवी 3 कमांड में ऑपरेट करती है। हर एक कमांड एक फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के द्वारा हेड किया जाता है। ये एक वाइस एडमिरल के रैंक के व्यक्ति होते हैं। तो हमारे पास 3 कमांड है, उसे हम देखते हैं। एक है वेस्टर्न नेवल कमांड जो कि बम्बई में लोकेटेड है। तो इसे हमने देखा कि वाइस एडमिरल के रैंक का व्यक्ति, जिसका एक पदवी होती है फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, उनके द्वारा हेड किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि ईस्टर्न नेवल कमांड ये कहाँ लोकेटेड है, विशाखापट्टनम में। फिर हमारे पास है साउदर्न नेवल कमांड जो कि कोची में सिचुएटेड है। तो देखते हैं हम, वेस्टर्न है मुंबई, ईस्टर्न विशाखा और साउदर्न है कोची में। तो जो वेस्ट और ईस्टर्न नेवल कमांड है, ये किस प्रकार के, ये ऑपरेशनल कमांड है। जबकि जो कोची में साउदर्न नेवल कमांड है, ये कैसा कमांड है, ट्रेनिंग कमांड है। आपने सुना होगा इंडियन नेवल एकेडमी एईमाला, ये भी इसी ट्रेनिंग कमांड के अंतर्गत आता है, एजीमाला में लोकेटेड। तो साथ ही साथ हमने देखा कि वेस्टर्न और ईस्टर्न नेवल कमांड है, ये एक प्रकार का ऑपरेशनल कमांड है, और ये अपने एक्सरसाइज, अपने पावर का उपयोग करते हैं अरेबियन सी में, साथ ही साथ बे ऑफ बंगाल में भी। फिर जो इंडियन नेवी का एक बहुत ही बड़ा मेजर बेस है, वो लोकेटेड है बम्बई, गोवा, कारवार, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में। अब इंडियन नेवी की सबसे बड़ी जो शिप है, वो 2 फ्लीट से मिलके बनी होती है। फिर एक फ्लीट होती है, उसके अंतर्गत कुछ एक फ्लीट के अंतर्गत बहुत से अन्य जहाजों का झुंड होता है, जो कि एक अथॉरिटी की तरह ऑपरेट होती है। जो इंडियन नेवी का जो वेस्टर्न फ्लीट है वो मुंबई में लोकेटेड है, जबकि ईस्टर्न फ्लीट है विशाखापट्टनम में लोकेटेड है। फिर हमारे पास होती है फ्लोटिलास ऑफ शिप्स होती है, स्क्वाड्रंस होती है सबमरीन्स की। फिर हमारे पास बहुत से नेवी के द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले एयरक्राफ्ट होते हैं, और साथ ही साथ बहुत से नंबर्स में नेवल एयर स्टेशन भी होते हैं। तो हमने देखा कि एक फ्लीट के अंतर्गत बहुत से जहाज़ों का झुंड होता है। फिर इन जहाज़ों के अलावा इन जहाज़ों में फ्लोटिलास होते हैं। फिर इनमें सबमरीन्स के स्क्वाड्रन होते हैं। फिर नेवी के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले एयरक्राफ्ट्स भी फ्लीट में शामिल हो सकते हैं, जो कि बहुत से नेवल एयर स्टेशंस में मौजूद होते हैं। अब हम हमारे नेवी के रैंकिंग और स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो पहले हम कमीशन्ड ऑफिसर्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले है एडमिरल ऑफ फ्लीट, ये एक प्रकार की सेरेमोनियल रैंक होती है, और फिलहाल भारत में किसी भी व्यक्ति को इस पद से नवाजा नहीं गया है। एडमिरल ऑफ फ्लीट के रैंक से किसी को इस वक्त नवाजा नहीं गया है। तो इसमें हम देखते कि 4 स्ट्रिप होती है, और ये फिर बीच लास्ट में एक बड़ी मोटी स्ट्रिप। अब एडमिरल जो कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के नाम से, चीफ ऑफ नेवी या फिर कमांडर इन चीफ, कमांडर ऑफ नेवल चीफ के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो इसके पास एक ये मोटी स्लीव है, और यहाँ पर एक मोटी एक स्लीव है, और इसके ऊपर 3
नैरो स्लिप मौजूद है। वाइस एडमिरल के पास ये 2 नैरो स्लिप मौजूद है। रियर एडमिरल के पास एक पतली सी स्लिप है और इसके नीचे एक मोटी स्लीव। कमोडोर, इसके पास एक मोटा पट्टा स्लीव होता है। कैप्टन के पास ये 3 पट्टियां होती हैं। कमांडर के पास कैप्टन के पास ये 4 ऐसी सिंगल स्लिप होती है। कमांडर के पास ऐसी 3। लेफ्टिनेंट कमांडर के पास 2। फिर लेफ्टिनेंट के पास सिंगल स्लीव और उसके ऊपर ये सर्कुलर, सेमी सर्कुलर के साथ एक अटैच स्लीव। सब लेफ्टिनेंट के पास एक सिंगल। तो हम देखते हैं कि कमीशन ऑफिसर में सबसे छोटी रैंक होती है सब लेफ्टिनेंट। ये प्रमोट होके बनते लेफ्टिनेंट, वो आके चल के आते लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर कमांडर, कैप्टन, कमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल और एडमिरल ऑफ फ्लीट। अब जो हमने देखा था कि एडमिरल ऑफ फ्लीट एक प्रकार की सेरेमोनियल रैंक होती है, फील्ड मार्शल और मार्शल ऑफ एयरफोर्स की तरह। अब हम जूनियर कमीशन ऑफिसर के बारे में देखते हैं। तो इनमें एक सीनियर होते हैं मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर क्लास 1, फिर मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर क्लास 2 और चीफ पैटी ऑफिसर। अब नॉन कमीशन ऑफिसर में आते पैटी ऑफिसर, लीडिंग सीमैन, सीमैन क्लास 1 और सीमैन क्लास 2। अब हम नेवल एविएशन को देखते हैं। तो इंडियन नेवी के पास एक सेपरेट एविएशन विंग होता है जो कि कार्य करते हैं नेवल एयर स्टेशन में, और इनके पास एक फ्लीट रिक्वायरमेंट यूनिट मौजूद होती है। फिर जो नेवल एविएशन होती है, इंडियन नेवी का एक प्रकार का एयर विंग होता है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था डायरेक्टरेट ऑफ नेवल एविएशन के द्वारा। तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है? नेवल हेडक्वार्टर में इनको बनाया गया था 1948 में। फिर जो हमारी पहली एयर स्क्वाड्रन थी INS गरुड़, इसे कमीशन किया गया था कोची में 11 मई 1953 को। तो इंडियन नेवी का एक बहुत ही ज़्यादा वाइटल आर्म है। तो ये बहुत से टास्क अपने सर पे लेता है, जैसे कि मैरीटाइम रिकॉनिसेंस, फिर फ्लीट एयर डिफेंस, फिर कैरियर बॉर्न स्ट्राइक में हिस्सा लेता है मैरीटाइम टारगेट्स के खिलाफ। फिर ये शिप और शोर बोन एयर एंटी सबमरीन वॉरफेयर में हिस्सा लेता है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भी भूमिका निभाता है। फिर इंडियन नेवी में बहुत से वैरायटीज के एयरक्राफ्ट होते हैं, हेलीकॉप्टर्स मौजूद होते हैं इन कार्यों को करने के लिए। फिर हमारे इंडियन नेवी के पास एक एरोबेटिक डिस्प्ले टीम भी है जिसका नाम दिया गया है सागर पवन। सागर मतलब समुद्र और पवन मतलब हवा। तो इस टीम के पास फिलहाल 4 प्रकार के एयरक्राफ्ट है, जिनमें है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया HJT-16 किरण। फिर MK2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, ये लोकेटेड है नेवल एयर स्टेशन INS हंसा में, डेबोलीम में सिचुएटेड है। फिर अगर इस एयरक्राफ्ट का अगर हम कलर देखते तो कैसा डार्क ब्लू दिख रहा है और उसमें वाइट स्ट्रिप बनी हुई है। अब हम देखते हैं स्क्वाड्रंस, उनके एयरक्राफ्ट और उनके निकनेम्स को। तो INAS 303 यूज करता है MiG-29 के या फिर KUB। इन्हें ब्लैक पैंथर के नाम से जाना जाता है। एक बहुत ही ज्यादा फेमस स्क्वाड्रन है इंडियन इंडियन नेवल एस। फिर INAS 310 के पास डॉर्नियर्स एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि कोबरा नाम दिया गया इन्हें। फिर 311 के पास है डॉर्नियर्स, इन्हें काइट्स का नाम दिया गया है। 312 के पास है P8I,
ये एक प्रकार के AEWCS एयरक्राफ्ट होते हैं, जो कि एक प्रकार से सर्विलियंस का काम करते हैं। साथ ही साथ ये सर्विलियंस और फिर सर्विलेंस इनका मेन काम होता है। फिर इनका एक नेम है एल्बेट्रोस। तो P-8I का विमान रहता है, आप देखेंगे ये बहुत ही ज़्यादा दिखने में अट्रैक्टिव रहता है। फिर INS 300 इनके पास डॉर्नियर्स होता है, इन्हें हॉक के नाम से जाना जाता है। 321 के पास चेतक होता है या फिर अलाउटे होता है, जिन्हें एंजल्स के नाम से जाना जाता है। 322 के पास ALH होता है, जिन्हें ध्रुव नाम दिया गया है, इन्हें गार्डियंस भी बोला जाता है। 330 के पास है सी किंग 42 भी, जिन्हें हार्पून्स के नाम से जाना जाता है। 333 के पास है केमो 28, जिन्हें ईगल्स का नाम दिया गया है। 336 को सी किंग कहा गया, जिन्हें फ्लेमिंग एरोस के नाम से जाना जाता है। 551 के पास है हॉक MK 132, जिन्हें फैंटम्स के नाम दिया गया है। 315 के पास है IL-38, जो कि एक प्रकार का विंग स्टैलियंस है। INS 300 के पास है मिग 29 के या फिर KUB, जिन्हें व्हाइट टाइगर का नाम दिया गया। अब हम देखते हैं क्या इनकी इन्वेंट्रीज है। तो इंडियन नेवी के पास बहुत से शिप्स है, जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर, फिर क्रूइजर्स, डिस्ट्रॉयर्स है हमारे पास, फ्रिगेट्स है, फिर माइन स्वीपर्स है, सर्वे शिप है, स्टोर कैरियर है, टैंकर्स है, सबमरीन्स है। फिर हमारे पास कुछ शोर इस्टेब्लिशमेंट्स भी है, जैसे कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में मौजूद होते हैं ये। फिर डॉकयार्ड्स है हमारे पास, स्टोरेज डिपॉजिट है, फिर कुछ अन्य मिसलेनियस इस्टेब्लिशमेंट है, जैसे कि टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इस्टेब्लिशमेंट। अब हमारे सरफेस शिप को देखते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रमादित्य, ये बहुत ही ज़्यादा भव्य जहाज है, इसके बारे में आप और अधिक जानकारी हासिल करिए। अब हमारे पास डिस्ट्रॉयर है दिल्ली क्लास। इसे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के रूप में क्लासिफाई किए गए। तो दिल्ली क्लास वेसल है ये, जो लार्जेस्ट वॉरशिप है। इन्हें पूरी तरीके से डिज़ाइन किया गया तथा भारत में इसका निर्माण किया गया। इंडिजीनियस डिस्ट्रॉयर है ये। तो इसे कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर से रिप्लेस किया जा रहा है। फिर साथ ही साथ जो